बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? किसके? वाई सेक्शन के प्रैक्टिकल्स थे। ओके, तो फिर उन लोगों का लेट हो गया होगा है। अच्छा, तो फिर 2:30 बजे तक खत्म है, तो फिर तो नहीं आने की चांस है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। कोई नहीं, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे ना प्रूव करने को, और दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। मॉड्यूल में 4 4 5 5 जगह दे रखे होंगे क्वेश्चन। हम्म ये क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के? मीत मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे बन जाने चाहिए आपसे। तो 2 क्वेश्चन प्रूफ करने दिए थे मैंने। 2 क्वेश्चन कौन कौन से थे? पहला क्या था? एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, क्यूबॉइड। और दूसरा आपका क्या निकालना था? कोई भी लाइन नेक्स करती है डायगोनल्स के साथ में अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो उसके इसमें रिलेशन। तो पहला वाला मैं मान लेता हूं, लेट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, या फिर क्यूबॉइड मैंने मान लिया, जिसकी को टर्मिनल एज वर्टाइसेस मैंने बोल दी ए बी सी मान ली। तो ऐसे केस में ये एक आपका क्या है? कीवर्ड बनेगा। कीवर्ड सबको बनाना आता है, आ जाओ। ये आपका ओ पॉइंट है, आ जाओ। पॉइंट ए आपका क्या होगा? आपका एक्स एक्सिस पे जिसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो A0 0। पॉइंट बी आपका क्या होगा? आपका वाई एक्सिस पे जिसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं 0 B 0। और पॉइंट सी मैं मान लेता हूं आपका क्या है? जेड एक्सिस पे 0 0 एंड सी। अब इन दोनों के प्लेन में एक पॉइंट और बोल देता हूं डी पॉइंट। ये पॉइंट डी है आपका कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? ए कोमा बी कोमा आपका क्या है? 0। और ये कुछ इस पैटर्न का एक क्यूबॉइड बनेगा। सिमिलरली इसी के पैरेलल में आपका क्या एक पॉइंट ई होगा। सिमिलरली इसके पैरेलल में आपका क्या पॉइंट एफ होगा, और ये पॉइंट आपका क्या होगा? पी होगा। ऐसा बना देता हूं। तो पॉइंट ई है, ये वाईजेड प्लेन में है, तो आपका क्या जाएगा? 0 B आपका सी। और ये पॉइंट आपका क्या जाएगा? आपका जेड एक्स प्लेन में है, तो क्या जाएगा? आपका एफ A 0 C। और ये पॉइंट पी है, ये कहाँ पे? हवा में। तीनों एक्सिस पे है, ये पॉइंट ऊपर हवा में उठा हुआ है, इसको पी को बोल दिया था आपका क्या है? ABC। ये ओरिजिन है। अब बताओ इसमें क्यूबॉइड में कितने डायगोनल बनेंगे? 4 डायगोनल बनेंगे। ये फेस डायगोनल अलग है, और एक्चुअली बॉडी डायगोनल कौन सा होता है? ये से लेके वो। तो कौन सा बनेगा? देखो ये आपका क्या है? लोअर प्लेन में है, और उसको ज्वाइन करने वाला अपर प्लेन के साथ में। तो क्या आ जाएगा? एक तो आपका डायगोनल आएगा आपका ओपी। तो पहला डायगोनल कौन सा होगा? डायगोनल होगा आपका ओपी। नेक्स्ट दूसरा डायगोनल कौन सा होगा? ए इस प्लेन में है, तो ये आपका क्या होगा? फेस डायगोनल। लेकिन इसको इस तरह जोड़ूंगा तो ये आपका क्या होगा? बॉडी डायगोनल। तो क्या जाएगा आपका? ये आपका क्या हो जाएगा? ए। सिमिलरली आपका क्या? ये आपका क्या पॉइंट बी इस फेस पे, ये इस पे है, तो ये आपका क्या जाएगा? आपका बी एफ। और ये और एक ये हो जाएगा आपका सी डी। सी डी आर बॉडी डायगोनल्स। अब मुझे क्या निकालना है? एंगल बिटवीन डायगोनल्स निकालना है। कोई भी एक डायगोनल्स, सब में आपका क्या है? सेम आएगा। सब में सेम सेम नहीं मतलब, सब में डिफरेंट डिफरेंट आएगा मतलब आपका, क्योंकि इसमें प्लस माइनस लिखवाया था ना। अब मैं क्या करता हूँ? एंगल निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डीसीएस निकालनी पड़ेगी। डीसीएस या डीसीआर कुछ भी बोल देता हूँ, डीसीआर ही निकाल लेता हूँ एंगल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आपका डीसीआर ऑफ ओपी। ओपी की डीसीआर क्या जाएगी? आपकी पी के डीसीआर माइनस ओरिजिन के डीसीएस, मतलब क्या जाएगा? ए बी सी। डीसीआर ऑफ एई। एई कौन सा आपका? ए है और ई है, तो इसके डीसीआर क्या जाएंगे आपके पास? ए माइनस ए कोमा बी सी, माइनस ए कोमा बी कोमा सी। डीसीआर ऑफ बी एफ। बी एफ के रिकॉर्ड डीसीआर क्या है? ए माइनस बी और सी। और डीसीआर ऑफ सी डी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए बी और माइनस सी।
अब मैं कोई भी दो, कौन सा सी डी है ना, ए बी माइनस सी। अब मैं मान लो किसी में भी निकालता हूँ, जैसे जो करो मैं एंगल बिटवीन ओपी एंड ए निकालता हूं। ओपी और ए के बीच का एंगल तो क्या जाएगा आपका, कॉस थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, a1 a2, तो मार क्या जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ये क्या जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, कॉस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सिमिलरली मैं मान लो कोई और निकालता हूं, लेट्स अज्यूम करो कोई भी और निकाल लेता हूं, कोई भी बॉडी डायग्नोस में मान लेता हूं। कैसे मान लेता हूं, ये मान लेता हूं ए और बी एफ, एंगल बिटवीन ए एंड बी एफ। तो ए और बी एफ के बीच में एंगल क्या आपका कॉस थीटा, ये क्या जाएगा आपका बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ये क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब कोई भी वही कॉम्बिनेशन आएंगे, तो मैंने इसको क्या कंक्लूड कर दिया था, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसमें से ए बी सी तीनों सेम साइन ना हो, ए बी सी के तीनों के सेम साइन ना हो, कोई भी दो के एक के सेम हो सकते हैं। दो एक के सेम कैसे, दो के पॉजिटिव एक के नेगेटिव, या फिर दो के नेगेटिव एक के पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या लिखा है ए बी सी नॉट हैविंग सेम साइन, ऑल नॉट हैविंग सेम साइन। ये पहला रिजल्ट था। अब इसको मैं क्या करूं, क्यूबॉइड के लिए करूं, क्यूबॉइड है तो फॉर क्यूब, क्यूब के लिए क्या आ जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c, सबकी वैल्यू 1 1 1 रख सकते हो या फिर ऐसे रख सकते हो। तो इस केस में निकालूंगा तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। तो क्या जाएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या जाएगा थीटा की वैल्यू क्या जाएगी cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन 3। इस केस में देखूंगा तो क्या जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, तो क्या जाएगा दूसरा या फिर थोड़ी वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो मतलब डायरेक्टली आपका क्या है प्लस माइनस कॉस इनवर्स रूट 3 आपका आंसर जाएगा 1/3। ठीक है, उसको सोल्व करेगा तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो एक ही बात है, कॉस इनवर्स थीटा है तो आपका क्या है पाई माइनस, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ थीटा की वैल्यू क्या जाएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3। एक ही बात है, कॉस इनवर्स 1/3 है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3, तो वैसे भी डीसीएस हो गई होगा। तो ये दोनों रिजल्ट आपके प्रूफ्ड है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो फटाफट से, ये पहला ही है। हाँ वेट किया था मैंने, कोई नहीं। आई नो कैसा हुआ तुम्हारा प्रैक्टिकल पेपर था या फिर सिखाना था? अरे सिखाने तो वैसे कुछ सिखाते थोड़ी है, सिखाते केमिस्ट्री वाले भी सिखाते हैं वो सो, बाकी फिजिक्स में तो वो केमिस्ट्री वाले में तो हर जगह ही सिखाया जाता है, हमारे स्कूल में भी सिखाया जाता था। ठीक है, ये पहला था। हाँ खींच लो आराम से। ये चार जो रिजल्ट दिखवाए थे, ये चारों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आपको दिख जाएंगे इनमें से क्वेश्चन। आप उठा के देखोगे हर बुक में 2-2 3 बार दिए होंगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी दिए होंगे, एग्जाम्पल में भी दिए होंगे, हर जगह दिए होंगे सारे। कौन सा वाला? हाँ वो वाला नहीं होगा, वो बहुत बड़ा है। वो बोर्ड में 6 नंबर का पूछा ही जाता है, वो 2 या 3 बार पूछा जा चुका है।
6 नंबर में आपकी एनसीईआरटी में, वो जिसमें दे रखा है आपका कौन सी वाली बुक है, एग्जाम्पलर्स, और क्वेश्चन आ चुका है उसमें वहां पे, और ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट कर लोगे, किसी भी डायगोनल और बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल के वैसे डीसीएस निकल जाएंगे, उसमें आप एंगल निकाल लोगे। नेक्स्ट, अब फोर्थ वाला मॉड्यूल सॉल्व कर रहे होगे तो पता चल जाएगा आपको, पुराने आईटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब पता चलेगा कि आपको कि कितना समझ में आया कितना नहीं है। यस, हाँ, एक्चुअली स्टैंडर्ड इसलिए हो जाते हैं कि वो क्लास में करवा दी जाते हैं, मतलब क्योंकि आईआईटी वालों को स्टैंडर्ड मान के हम लोग करते हैं ना, सब लोग यही होता है कि आईआईटी वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वेक्टर 3D में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, अब बनाने को तो बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है वेक्टर 3D में तो, लेकिन यूजुअली आप आईआईटी के एग्जाम ऑब्जर्व करोगे तो स्टैंडर्ड चीजें ही पूछी जा रही हैं। उनके लिए अलग एग्जाम है ना, डीपली पूछने के लिए। हाँ, फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाला क्या दे रखा था, इफ ए लाइन, कोई भी लाइन है जिसकी डीसीएस दे रखी है और वो क्यूबॉइड की साइड के साथ अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल बना रही है, ठीक है। तो मैं क्या बोल देता हूं, लेट मान लो क्यूबॉइड है, क्यूब था ना शायद, ये एक क्यूब मान लेता हूं, ओ ए, यूनिट लाइन भी मान लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ए मानना रहूंगा तो कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं लेट लेंथ ऑफ क्यूब साइड इज यूनिटी। तो मैंने मान लिया ओ 0 0 0, ये आपका क्या जाएगा 1 0 0, बी 0 1 0 एंड सी 0 0 1। फिर डी यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 1 0, ई यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 0 1 और 1, और एफ यहाँ पे कोई पॉइंट है 1 0 और 1। ये आपका क्या क्यूब बन गया। और ये पॉइंट P हो गया आपका 1 1 1, ये सबसे पहले क्यूब बना दिया। अब लाइन कुछ भी दे रखी है, लेट्स अज्यूम करो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो मैंने क्या बोल दिया, लेट लाइन हैविंग इट्स डीसीएस एज, डीसीआर ही बोल देता हूं मैं, एल एम एंड एन, एलएमएम डीसीआर बोल दिया मैंने, एबीसी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एबीसी बोल रहा है, डीसीआर ये बोल रहा है, कुछ भी बोल सकते, कोई फर्क, डीसीएस बोलो डीसीआर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे केस में, ठीक है। तो अब उस केस में लाइन को अपन क्या करें, इसके पैरेलल मूव कर लेंगे, तो ये अपन ने यहाँ पे लाइन को इसके साथ में भी ले लिया, तो ये आपकी क्या होगी, लाइन आ जाएगी, कोई भी लाइन थी। अब उसके क्या डायगोनल के साथ में क्या रखी थी, लाइन, चारों आपके क्या है डायगोनल्स के साथ में कौन सा बना रहा है एंगल, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो सबसे पहले बॉडी डायगोनल के डीसीआर निकालने पड़ेंगे, बॉडी डायगोनल्स के डीसीआर क्या क्या निकलेंगे, सबसे पहले ओपी के डीसीआर क्या जाएंगे आपके पास 1 1 1, डीसीआर ऑफ ओपी 1 1 1, डीसीआर ऑफ AE -1 1 और 1, DCR ऑफ BF 1 -1 और 1, और DCR ऑफ CD 1 1 एंड -1। अब उसमें क्या बोला, लाइन इसके साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बन रहा है, तो आपका क्या है, क्योंकि एंगल बिटवीन
line and diagonal OP is अल्फा। तो इसका मतलब बोल सकता हूं cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो क्या बोल सकता हूं आपका 1 इंटू एल प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 इंटू एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू क्या आ जाएगी एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट 3। और ये किसकी वैल्यू है, कॉस अल्फा की वैल्यू। सिमिलरली एंगल बिटवीन लाइन एंड डायगोनल AE, उस केस में बीटा बोल रखा है, इसका मतलब कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट 3। हाँ बच्चे, हाँ हाँ डीसीआर ले लिया तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वैसे भी कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा तो कॉमन वैसे भी निकल जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अरे एंगल सबसे, ये इसको मैं कुछ बोल दो लेमड़ा स्क्वायर बोल दो तो वैसे भी कॉमन आएगा, तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी, भी वैसे भी कैंसिल होने वाला है। डीसीएस मानोगे तो फिर उस केस में फिर ए एल प्लस बी एम फोर ही बनेगा, लैम्बडा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस केस में भी देखो ना आपका डीसीआर तो अरे सुनो डीसीआर डीसीआर स्पेशल केस होता है, तो एल इज इक्वल टू लैम्बडा ए लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा की वैल्यू 1 होगी तो आपका क्या जाएगा ए एल एन बी स्पेशल केस ऑफ डीसीआर होगा कि नहीं होगा। हाँ तो ए स्क्वायर वो आ जाएगा ना, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डीसीएस का स्क्वायर भी यही होगा। अरे डीसीएस क्या होता है, एल की वैल्यू क्या होती है ए लेमडा, एम की वैल्यू बी लेमडा और एन की वैल्यू सी लेमडा। तो क्या करोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 1 होगी। अच्छा उसकी एक स्पेशल वैल्यू लेमडा की वैल्यू यदि 1 हुई तो उस केस में ए बी सी भी वो आपके क्या डीसीआर डीसीएस का ही बनेगी ना, तो एबीसी के केस में डीसीएस की तरह बिहेव कर सकती है, वो केस ले सकते हो। या फिर आप प्रॉपर डेरिवेशन से भी करोगे ना, तो इसमें डिवाइड करके करोगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। नहीं भी लेना चाहते नहीं भी लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, बाद में एडजस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू यूज नहीं पड़ेगा, दोनों वाली वैल्यू का यूज नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कॉस गामा की वैल्यू एल माइनस एम प्लस एन अपॉन रूट 3 और कॉस डेल्टा की वैल्यू एल प्लस एम माइनस एन अपॉन रूट 3। लेट्स जूम करो, स्कूल में आएगा तो आपको ये पूरा पूरा करके दिखाना पड़ेगा, 2 पेज के आसपास जाएगा ये। ठीक है, अब उस केस में क्या निकालना आपको, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एल माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर अपॉन 3। सबकी वैल्यू आपका क्या कॉमन ले लो तो आपका क्या आ जाएगा 1/3 कॉमन आ जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे तो क्या जाएगा आपका 4l स्क्वायर 4m स्क्वायर और 4n स्क्वायर और बाकी के सारे एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि l प्लस एम प्लस एन है तो 2ln और ये जो ये हो गया तो आपका क्या ये 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव ऐसे हो जाएंगे, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या जाएगा आपका 4 टाइम एल। हाँ बाबू डेल्टा है नहीं, तो 4l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 आपका हो जाएगा। सिमिलरली साइंस का अल्फा बीटा साइंस का बीटा साइंस का गामा की वैल्यू 8/3 आ जाएगी। पढ़ पाओगे? ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 4 क्वेश्चन में से मुझे लगता है किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा। बिट्स वगैरह में वीआईटी वगैरह के एग्जाम जो देखे उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं, तो याद रखना है सारी चीजें, तुरंत टिक करना तुरंत तुरंत।
देखिए नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट है। एंगल बाइसेक्टर याद है? एंगल बाइसेक्टर दो वेक्टर का, ए वेक्टर बी वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आपका? लेमड़ा ए कैप प्लस बी कैप और लेमड़ा ए कैप माइनस बी कैप, ये होता था। एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, इंटरनल के लिए प्लस, एक्सटर्नल के लिए आपका क्या माइनस। तो वैसा ही यहाँ पे आपका क्या डायरेक्शन कोसाइन के दो लाइन के बीच के एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन भी डायरेक्टली दे सकते हैं। तो क्या होता है आपके इनके प्रोपोर्शनल ही होते हैं। तो लिख लो नेक्स्ट रिजल्ट, नेक्स्ट रिजल्ट लिखो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। नेक्स्ट टॉपिक डायरेक्शन, लिख लिया बच्चों? घर वालों लिख लिया? आना बोलो एक बार, यस नो बोलो। वेरी गुड शाम्भवी, बाकी लोग? वेरी गुड मानसी, ठीक है। कल एक और छोटा सा नोटिफिकेशन टाइप से कुछ ऐसा दिखा था कि मार्च में न्यूज आ रही है इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन नहीं, एक्चुअली होता है इलेक्शन की वजह से। देखो ये एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, ये इंडिया है। इंडिया में इलेक्शन करवाने के लिए कुछ भी टाला जा सकता है, चाहे वो आपका आईपीएल हो, चाहे एग्जाम हो, या कुछ भी हो, कुछ भी हो। हाँ, तो वो कुछ भी हो सकता है आपका। इलेक्शन से पहले पेपर पहला होगा तो इजी होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद होगा तो कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, तो फिर नहीं हो पाएगा। और इलेक्शन की वजह से पहले भी एग्जाम टाले जा चुके हैं। इनफैक्ट ये रिटर्न 12th के बोर्ड के एग्जाम्स टाले जा चुके हैं। कौन सी चीज? आईपीएल तो अलग चीज है। इनसाइड एज देख के आए क्या? ये नहीं होते वो, जिस दिन आया था उसी दिन देख लिया। होती तभी तो तुम आगे करोगे। हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया सारी चीज में। अब हमेशा मेहनत, एक बार मेहनत करके बाद उसका आउटकम भी तो मिलता है ना सारी चीजों में। तो अभी आप लोगों की मेहनत करने की एक्चुअल एज है। 2 साल मेहनत करोगे, कॉलेज में उतनी मेहनत नहीं करनी, लेकिन कॉलेज में मेहनत करोगे तब जाके उसका आउटकम मिलेगा आपको धीरे धीरे। और वो भी ऐसा नहीं कि सडनली तुम्हें रात रात मिल जाएगा, धीरे धीरे मिलेगा। मेहनत तो कंटिन्यूसली लाइफ टाइम करनी ही है। नेक्स्ट एक छोटा सा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बस फॉर्मूला है, लिख लो। हाँ, ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन लाइंस। अब दो गिवन लाइंस है, एक गिवन लाइन ये है, दूसरी गिवन लाइन ये है। लेकिन करो इसके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1 है, और इसके डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 है। तो उसके अंदर दो एंगल हो गए, एक आपका क्या होगा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लो, डेरिवेशन में यहाँ पे कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई काम का नहीं है। डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिख सकते हो। एंगल बाइसेक्टर सेम वैसे ही है जैसे वेक्टर में होता था ना। वेक्टर में क्या होता था आपका प्रोपोर्शन होता था आई कैप प्लस जे कैप के, ये आई कैप प्लस माइनस जे कैप के होता है। तो वैसे यहाँ पे भी होता है L1 प्लस माइनस L2 के उसके परपेंडिकुलर होता है। तो लिख लो इफ L1 M1 N1, if L1 M1 N1 and L2 M2 and N2 are the DCS of two lines, inclined at angle theta, if L1 L2 L3 L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the DCS of two lines inclined at angle theta, then DCS of
इसका डेरिवेशन मैं नहीं कराने वाला, रिजल्ट्स बस काम करना, डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी होगा, लोग करना शायद मॉड्यूल में दे रखा है मैंने, डेरिवेशन देख लेना आपका। देन डीसीएस ऑफ पहला इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ऑफ these lines, internal angle bisector of angle between lines is क्या होता है, कुछ जल्दी से बताओ। L1 प्लस L2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, ये प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है ना cos थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा तो फिक्स है। तो एंड M1 प्लस M2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2 एंड N1 प्लस N2 अपॉन 2 cos थीटा बाई 2, ये क्या होगा आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। सिंपली हर लाइन में तो दो ही एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज एंगल, तो यहाँ पे इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। सेकंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंख बंद करके फॉर्मूला लिखना और आंसर बनेगा, यही इस खास बात है 3D की, कुछ करना नहीं है। थीटा गिवन होगा, जो गिवन होगा, जो गिवन होगा वो थीटा कंसीडर, 120 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, जो एंगल दे रखा होगा ये, हाँ एक्यूट, यूजुअली एक्यूट एंगल बाइसेक्टर को अपन इंटरनल कंसीडर करते हैं यूजुअली, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से भी वेक्टर दे रखा है ना, तो उस केस में होगा। वैसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, फाइंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या एक्सटर्नल एंगल, कभी भी ये नहीं होएगा थीटा दे दिया, थीटा वो यूजुअली एक्यूट एंगल देता है। हाँ तो मेरे को जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, हाँ वो कौन सा थीटा को बाइसेक्ट करने वाला मिलेगा, ये, हाँ इसको बाइसेक्ट करने वाला, ये एक्यूट है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका डेरिवेशन वही है जो 2D में एंगल बाइसेक्टर किया था, इसके ऊपर किसी पॉइंट निकाला था, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल करके वैसे ही निकाला है। तो आपका क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो उस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोस थीटा बनेगा ना, तो थीटा की हेल्प से आएगा। और दूसरे में ए माइनस बी बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 कोस, तो 1 माइनस कोस थीटा बनेगा, तो उसका क्या बन जाएगा L1 माइनस L2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2, M1 माइनस M2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, यूजलेस है, इसलिए मैंने बताया नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्टली पूछा जाएगा, वरना नहीं पूछा जाएगा। थ्री में कन्वर्ट करो, एक ही बात है, वेक्टर 3D एक ही तो चीज है। कार्टेशियन मैं अब अभी जब भी लाइन बताऊंगा, लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन जो भी होगी ना, पहले मैं वेक्टर इक्वेशन बताऊंगा, फिर कार्टेशियन बताऊंगा। आपको जिसमें भी कंफर्टेबल लगता है, वेक्टर से करना पड़ता है तो वेक्टर से, कार्टेशियन से तो कार्टेशियन से। यूजुअली वेक्टर से कंपेरेटिव थोड़ा सा इजी पड़ता है, लैंग्वेज इजी मतलब कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, कार्टेशियन में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है। तो आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको करना है। हाँ फॉर्मूला इजी वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला करोगे कार्टेशियन में, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है, इतना डेरिवेशन अपॉन इतना, इतना बड़ा आधा पेज का तुम्हारा फॉर्मूला होता है, और इतना बड़ा फॉर्मूला थोड़ी याद रखोगे। एक डिटरमिनेंट अपॉन दूसरी डिटरमिनेंट ऐसे लिखूंगा ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा कार्टेशियन में, तो इसीलिए वेक्टर फॉर्म जरूरी होती है याद रखने के लिए। हाँ हाँ तो इसलिए एक दूसरे, एक होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। इंटरनल को एक्यूट काम करो, इंटरनल को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोल दो, एक्सटर्नल को ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोल दो। हाँ हाँ तो इसका इंटरनल एंगल ये सिंपल देखो, ये वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी है, ये ऐसी डायरेक्शन है, तो इंटरनल हो गया, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो वेक्टर के पैरेलल गिवन होती है। नहीं दे रखा तो एक्यूट और ऑब्ट्यूज कर लो, एक्सटर्नल हो जाएगा। एरो अपोजिट हुआ तो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, तो फिर इस केस में फिर डेरिवेशन करोगे। डेरिवेशन जो मैंने बताया था वेक्टर में, याद है एंगल बाइसेक्टर का जो तरीका, वो तरीका लगाओगे उस केस में। ए आई कैप प्लस जे कैप यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, वैसे निकाल रहे तो वो फिर वेक्टर के केस में निकलोगे, यदि उस केस में ऐसा होगा। वैसे बाकी क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पहले टाइप ना कभी पूछा गया है, पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिटवीन दीज लाइन, ये पूछेगा, ऑब्ट्यूज एंगल पूछेगा, ये वैसे सारा नहीं पूछेगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक
अच्छा, इसके बारे में पूछना है तो ये क्या बोल सकता हूँ, दीज वेक्टर आर कोप्लानर या फिर इन डायरेक्शन ऑफ को L1 प्लस माइनस L2, इसके वो होगा, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब इसमें बताने वाली कुछ ऐसा है नहीं, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो, स्ट्रेट लाइन। यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। दो पार्ट खत्म हो चुके हैं, मैंने इस चैप्टर के 5 पोर्शन बताए थे, 2 पोर्शन खत्म हो चुके हैं। पहला आपका क्या है, 3D बेसिक 3D, दूसरा आपका डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशो, तीसरा आपका टॉपिक होता है स्ट्रेट लाइन। तीसरा लेक्चर है ना आज मेरा इसमें, नहीं वो पहला तो आधा ही था, उसको तो काउंट नहीं करते क्योंकि वीडियो लेक्चर में आई थिंक तीसरा ही है। वीडियो लेक्चर कल वाला पहले सा था, आ गया क्या पता नहीं यार, मैंने देखा कहीं। किसी बच्चे ने डाल दिया होगा यार, पतली की पता चली होगी तो परेशान करते हैं जबरदस्ती ऐसे ही। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेट लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे अपने स्ट्रेट लाइन की वहां पे अलग अलग फॉर्म में इक्वेशन बनती थी, यहाँ पे अपने दो ही काम की इक्वेशन होती है, कौन सी, पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म, ये दो ही आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। प्लेन की हम 5 इक्वेशन पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने वहां पे स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी वो यहाँ पे आपका क्या प्लेन हो जाएगा। तो लिख लो सबसे पहले पहला हेडिंग, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट। पहला पॉइंट है, हाँ वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में बताऊंगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a given point and parallel to a given line। क्या दे रखा होगा, ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन है। तो ये पॉइंट आपका क्या दे रखा है, ए एक्स, ए कोई पॉइंट दे रखा है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया ए वेक्टर, ये कोई पॉइंट है, और ये कोई दूसरा वेक्टर है आपका बी वेक्टर, ये क्या आपका गिवन वेक्टर। अब इस वेक्टर के पैरेलल लाइन और इस पॉइंट से पास होने वाला लाइन की इक्वेशन, तो मैं क्या करूं, वेक्टर को 3 वेक्टर पढ़ना होता है, तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर के पैरेलल लाइन इधर कर लेता हूं। तो यहां पे आपका क्या, ये बोल सकता हूं, ये आपका क्या बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट के ऊपर कोई पॉइंट मैंने बोल दिया आपका P, जिससे मैं पोजीशन वेक्टर बताऊंगा। P हम लोग XYZ मानते हैं ना, तो P आपका क्या है, यहाँ पे हम लोग वेक्टर में R वेक्टर मानते हैं, P में R वेक्टर मानते हैं। तो इसका क्या करूं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा आपका A वेक्टर, OA वेक्टर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, OA वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, A वेक्टर, और ये क्या बन जाएगी, OP वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, R वेक्टर, और नेक्स्ट आपका क्या जाएगा, ये बन जाएगा आपका एपी वेक्टर, तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब आपको मजा है कि ये जो वेक्टर है, क्योंकि एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि ये दोनों सेम ही है ना, बी वेक्टर के पैरेलल है, तो आपका क्या बोल सकता हूं, आपका एपी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। तो क्या बोल सकता है, एपी वेक्टर को मैं बोल दिया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। मैं लिख रहा हूँ, डोंट वरी, डेरिवेशन बाद में लिखना, साइजेस बाद में लिखना, मैं टाइम दूंगा साइजेस में। ये आपके क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्टली कैसे कहूं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर, हम डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, तो लिख लो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक रिजल्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन ऐसा होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, डेरिवेशन मैंने लिखूंगा, डोंट वरी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वेक्टर, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए, जिसके पोजीशन वेक्टर ब्रैकेट में लिख लेना ए वेक्टर, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी, पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी वेक्टर इज, सबसे पहले लिख लेना आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये प्रूफ लिख सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, लिखना है तो। आग बंद करके कुछ नहीं करना, पहले पुट कर देंगे, एक पॉइंट से पास होने वाली उस दूसरे पैर के पैरेलल वेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी।
पहले लिख लो फिर इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं। ये इसकी क्या होती है, आपकी वेक्टर फॉर्म होती है। क्या गिवन होता है, ये पॉइंट गिवन होता है, ये लाइन गिवन होती है। ये आपका क्या पॉइंट लाइन फॉर्म हो जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म जैसे होते थे ना वैसे ही पॉइंट लाइन फॉर्म होगी। लिख लिया? सैटरडे क्लास क्यों, तुम्हारा एग्जाम है क्या कुछ? वो तो होता रहता है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, न्यू ईयर पे कोई प्लान तो नहीं है तुम्हारा कुछ ऐसा, तो क्लास लगा ले। न्यू ईयर को सैटरडे है, तो ऐसा तो नहीं ना 31st की नाइट में तुम लोग लेट वेट जाने वाले हो, ऐसा कुछ भी? ठीक है, वैसे भी अभी तो लॉकडाउन लगा दिया है ना, तो बाहर तो वैसे भी जा नहीं सकते। 11 बजे लग गया ना? नहीं नहीं, लेकिन पुलिस काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है अभी। हाँ, नहीं नहीं, कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट लिखो कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैंसिल भी करनी है क्या रखनी है? तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, राठी सर की 3 घंटे क्लास रख लेते हैं, मेरी 1-1.5 घंटे क्लास रख लेते हैं। ठीक है? नहीं नहीं, 1.5 घंटे। अच्छा कोई बात नहीं, सो जाना, शाम को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सेकंड लिखो, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या करना होता है, जैसे ये आर वेक्टर होता है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग क्या मानते थे, हम लोग कार्टेशियन में 2D में एक्स वाई, तो मैं क्या मानूंगा आर वेक्टर को मैं क्या मानूंगा आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये पॉइंट ए मानते थे, कोई पॉइंट क्या मानते थे x1 y1 मानते थे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, ए वेक्टर को मैंने बोल दिया आपका x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और b कोई वेक्टर था पैरेलल वेक्टर, तो b वेक्टर को तो मैंने कुछ भी मान लिया, मैंने आपका क्या मान लो, क्या बोलो, कुछ भी मान लो, अरे कुछ भी मान लो, उसको क्या मान सकते हो आपका x2 आई कैप, x2 तो वो तब होगा जब दूसरे होगा, तो क्या करो इसको a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा मैंने मान लिया, कुछ भी मान लिया। हाँ मतलब लाइन है ना, ये तो लाइन है, तो ये लाइन है, तो ये तो लाइन में कुछ भी हो सकता है आपका एल आई, या इसको ऐसा ही मान सकते हो एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, वो तो ऐसे मैंने मान लिया सारी चीज में। तो अब यहां पे मैं रखूंगा आर वेक्टर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डेरिवेशन में इसलिए करा लो कि इनकेस भूल जाओ तो आपको निकालना आना चाहिए।
और यहाँ पे रखूंगा x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस ai प्लस bj प्लस ck। अब आई कंपेयर करूं तो कंपेयर करूंगा, ये लैम्बडा है तो क्या जाएगा आपका आई का कोएफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्बडा ए। तो मैं क्या बोल सकता हूं x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्बडा y, ये यहाँ पे क्या है y का कोएफिशिएंट j का कोएफिशिएंट तो यहाँ पे क्या करूंगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्बडा बी। तो बोल सकता हूँ y माइनस वाई वन अपॉन बी एंड z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्बडा, इसकी वैल्यू लैम्बडा। तो तीनों की वैल्यू रखूंगा, तो उस केस में मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, और उसकी वैल्यू क्या होगी लैम्बडा। और यही क्या होती है आपकी सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब इसके रिजल्ट को कैसे बोलूंगा, दो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म होती है, एक सिमेट्रिक फॉर्म होती है, एक अनसिमेट्रिक फॉर्म होती है। अनसिमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है, ये दो प्लेन, एक प्लेन है दूसरा प्लेन है, दो प्लेन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी, प्लेन के एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता, लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, प्लेन्स का क्या होता है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि एक प्लेन दूसरा प्लेन तो इंटरसेक्ट करेंगे, एक लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो प्लेन्स का क्या होगा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो बनेगी दो प्लेन से वो आपकी क्या अनसिमेट्रिक फॉर्म होगी, वो हम आप प्लेन की बात करेंगे, प्लेन पढ़ने के बाद करेंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं डे 3 में, वो शायद छोड़ देना। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे पढ़ेंगे, इसको हम डायरेक्टली कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 and z1 and parallel to vector whose direction ratios DCR are A, B, C is given by। अब उस केस में डायरेक्टली हो जाएगा, मतलब ए बी सी क्या होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्टली मैं ये करूंगा, ये कैसी है पैरामेट्रिक फॉर्म जैसी है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसी थी। तो मतलब 3D स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए तो ऐसे करेंगे, क्या चीज, हाँ हाँ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर फॉर्म में वैसे उल्टा कर दो प्रोसीजर। हाँ तो वो तो पोजीशन बाबू, ये तो x1 y1 z1 इसके साथ वेक्टर आ जाएगा, ये DCS के साथ में आपका क्या उसका वेक्टर आ जाएगा, IJ के वही तो बनेगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना वही चीज, जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि लैम्बडा तो पैरामीटर है, वो पढ़ेगी लैम्बडा की वैल्यू इमेज और फोटो परपेंडिकुलर। अब जो फोटो परपेंडिकुलर इमेज जो करूंगा ना, जो इसने मेथड से किया था वो इसी से बनेगा लैम्बडा की वैल्यू। हाँ लैम्बडा की तो जरूरत पड़ेगी आगे, अब इसकी जरूरत क्यों तो पड़ती, हेंस इसकी एप्लीकेशन क्या बोल सकता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन ए लाइन इज, डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं देखो, इस लाइन के ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, मैं क्या बोल सकता हूं x1 प्लस लैम्बडा ए, y1 प्लस लैम्बडा बी, z1 प्लस लैम्बडा सी। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और ये लैम्बडा की वैल्यू तभी निकलेगी ना, तभी तो पॉइंट निकलेगा इस साइड से, ये तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट था, तो लिख सकते हो दिस इज आल्सो कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ जाओ, बस इक्वेशन जो 2D में जो तुमने पढ़ी है वही चीज यहाँ पे 3D में पढ़ रही हो एक तरीके से।
ये पैरामेट्रिक भी बोलेंगे। सारी चीजें तो वही है। देखो अभी तक वेक्टर में से भी ज्यादातर चीजें तुमने पढ़ी ही थी, 3D में भी अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हुई है, बस थोड़ा सा एक रिप्रेजेंट, अब तुम्हें फॉर्म ही नहीं पता कैसे लिखोगे तो कैसे करोगे सारी चीज में, इसलिए थ्योरी है यहाँ पे। बाकी तो प्रैक्टिस तुम लोगों ने 2D में की ही है ना सारी सही टाइप के क्वेश्चंस की, तो थ्योरी इसीलिए पढ़नी है। लिख लिया ये नोट के अंदर लिख लेना, नोट 1 में, नोट 2। अब इस लाइन की इक्वेशन से हम लोग इक्वेशन ऑफ एक्सेस निकाल सकते हैं, एक्स एक्सेस की इक्वेशन, वाई एक्सेस की इक्वेशन। वैसे तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं निकलेगी तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक करके मतलब ये लाइन इसको सेटिस्फाई करती है। देखो क्योंकि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस कहां से पास करते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं, और उनके डीसीएस क्या होते हैं 1 0 0। तो क्या लिखो, सिंस चूंकि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस पासिंग थ्रू, पासिस थ्रू कहां से पास करेंगे आपके ओरिजिन 0 0 0 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज आर क्या जाएंगे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन 1 इजिकल्स टू y माइनस y1 0 अपॉन 0 इजिकल्स टू z माइनस z1 अपॉन 0। उसकी वैल्यू क्या मैं कर सकता हूं, आपका क्या है लैम्बडा के इक्वल रख दूं, तो इसकी वैल्यू मैं मान लो यदि लैम्बडा के रखूं तो मतलब क्या आ जाएगी y इजिकल्स टू 0 एंड z इजिकल्स टू 0। ये क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस। सेम ही था, सही था, मतलब ये रिजल्ट अपना सही है। सिमिलरली मुझे मान लो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सेस निकालनी है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ x माइनस 0 अपॉन 0 इजिकल्स टू वाई माइनस 0 अपॉन 1 इजिकल्स टू z माइनस 0 अपॉन 0। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी x इजिकल्स टू 0 एंड z इजिकल्स टू 0। तो मतलब अपना रिजल्ट ये सही है, वेरीफाई कर दिया हमने। लिख लो फटाफट फटाफट लिखो तो, ये सब पढ़ा होगा ना तुमने, सारी चीज लिखी है। और यही जो होता है एक्चुअली, आप किसी भी बुक उठा के देखोगे, किसी भी जगह से उठा के देखोगे, हर जगह पे यही चीज दी होगी, क्योंकि होती ही इस चैप्टर में यही है। थ्योरी तो होती है, थ्योरी आपको पता होगी तभी तो आप कर पाओगे ना क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन, ये क्या होगी आपकी एक पॉइंट से पास होने वाली और किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन है आपकी। दूसरी इक्वेशन 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन। तो इसमें क्या आ गया, ए पॉइंट दे रखा है आपका x1 y1 z1 और बी दे रखा है आपका x2 y2 z2। तो याद है, बताओ जल्दी से बताओ क्या होती है कार्टेशियन इक्वेशन, x माइनस x1 अपॉन ए की जगह क्या आ जाएगी x2 माइनस x1, बी की y2 माइनस y1, जी की z2 z1। हाँ बस वही है। तो a वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। इसमें जो ए मानेंगे और ए तो फिक्स है, कोई भी ए मान लेंगे, कोई भी ए मान लेंगे, कोई भी मान सकते हैं ए और बी दूसरे। हाँ हाँ नहीं, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब ए किसी को मान सकते, बी किसी, अरे स्लोप में लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म में ए x1 y1 किसी को मानते, x2 y2 किसी को मानते, इक्वेशन सेम ही आती है ना, तो लाइन की इक्वेशन सेम ही आएगी। तो लिखो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। टू गिवन पॉइंट्स। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट ए है, ए वेक्टर, दूसरा पॉइंट बी है, आपका क्या होगा बी वेक्टर। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूं, इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट मैं मान लो, तीसरा वेक्टर मान लो मैंने ई वेक्टर इसी के ऊपर मान लिया, आगे भी मान सकते हो पीछे भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पी वेक्टर जिसके पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे आर वेक्टर, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे,
चूंकि AP वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर, कोलिनियर बोलिए या फिर आपका क्या है पैरेलल भी बोल सकता हूँ, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ AP वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्बडा टाइम ऑफ B वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्योंकि ये है ना इसकी वैल्यू, ये पैरेलल है, तो मतलब R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगी, ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पॉइंट P, डायरेक्टली इक्वेशन निकलेगी। अब ये तो क्या थी इसकी वेक्टर फॉर्म, दूसरी कार्टेशियन फॉर्म। इतनी बड़ी उबासी, हाँ क्यों, लैम्बडा 1 हुआ तो उस केस में क्या जाएगी, वही लाइन में जाएगी, तो लैम्बडा तो 1, बताओ होगा कि नहीं होगा, हो सकता है। लैम्बडा तो पैरामीटर, लिखो नेक्स्ट जल्दी, क्यों बी वेक्टर हो जाएगा पैरेलल वेक्टर, बी वेक्टर कैसे भी हो रहा है, बी वेक्टर दे कर रखा है, बी पॉइंट दे रखा है ना, ये लाइन बाबू, ये एक ही तो लाइन है, ये पॉइंट, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, तो ये पॉइंट इसके ऊपर कोई पॉइंट मैंने मान लिया, px और r वेक्टर मान लिया, तो बस ये दोनों कोलिनियर है, कोप्लानर। नेक्स्ट बात करूं उसकी कार्टेशियन इक्वेशन, बी वेक्टर यही है बाबू, एक ही ये है ना बी पोजीशन वेक्टर। अरे कोई बात नहीं है, बहुत जल्दी परेशान मत हो, अगर देख पिटेगा तू। आज ब्लेजर में ब्लू कलर वाला, तो सबके पास ब्लू वाले ही होगा। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, तो क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आर वेक्टर को क्या मानता हूं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ए वेक्टर को मैं क्या मान लूं आपका एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और बी वेक्टर को मैंने क्या मान लिया आपका एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। अब इसको क्या करूं, कंपेयर करके सिंप्लीफाई कर दो, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो डायरेक्टली क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए x1, y1, z1 एंड b
x2 कोमा y2 कोमा z2 इज, डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये डायरेक्टली इक्वेशन आ जाएगी। अब बताओ, इसके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैं सारे होमवर्क दे दूं, इजी से बनेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे होमवर्क दे दूं। एक काम करता हूँ, 5-7 क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ, ट्राई कर लेना। डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे, जो फॉर्म लिखे हुए उस पर ही होंगे, और ऐसा नहीं कि पूछे नहीं गए। पुराने टाइम AEEE होता था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते थे इक्वेशन निकालने की, क्योंकि बच्चों को याद ही नहीं रहता। अभी तुमने पढ़ा है ना, तो बाद में जब हो सकता है तो वो सारे बच्चों को याद नहीं रहती है ऐसी फॉर्म। इसमें तो नहीं है, लेकिन शॉर्टेज डिस्टेंस पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस पे मान के चल लो कि 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछे गए। शॉर्टेज डिस्टेंस तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। कोप्लानर पे कितने क्वेश्चन पूछे गए? कोप्लानर पे तो मैंने तुम्हें करवाया गया था, बताओ कोप्लानर में याद करने वाला थोड़ी था, तो क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं ना कई बार। हाँ, वो लैम्बडा रख लो, मतलब वो तो प्रोपोर्शनल है ना, तो लैम्बडा तो हटाना ही पड़ता है इक्वेशन में, साइड्स में रख लो। चलो 4-5 क्वेश्चन में तुम्हें होमवर्क दे रहा हूं। लिख लिया बच्चों, घर वालों? आना बोलो। अरे लिखा कि नहीं लिखा? घर पे बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे, 11 बच्चे हैं। होमवर्क होमवर्क लिखो बच्चों, होमवर्क होमवर्क। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये डायरेक्टली करना, आप सारे होमवर्क दे रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना उसमें। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, पासिंग थ्रू पॉइंट 2i + j - 3k एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2i - 3j and k and parallel to vector i + 2j + k। डायरेक्टली फॉर्मूला में करोगे 2i - j - 3k, इस पॉइंट से पास हो गई पैरेलल, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। कर लोगे? आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, कार्टेशियन इक्वेशन भी कर लेना। सेकंड, अच्छा कन्वर्जन है। कई बार क्या होता है कि गेम को ऐसा, इसके इनफैक्ट आईटी क्वेश्चन भी देखोगे ना तो बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। आप पुराने ईयर के देखोगे ना तो स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे बनते भी नहीं है 3D में। सेकंड लिखो, द कार्टेशियन इक्वेशन of straight line is 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2. Then find its DCS, direction cosine, and also find vector equation। अब पता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे कि सर देखो ये जो इक्वेशन है ये तो आपके क्या सिमेट्रिक फॉर्म में है, लेकिन सिमेट्रिक फॉर्म में है नहीं, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेशन करने के बाद सिमेट्रिक में बन जाएगी। क्या होती है सिमेट्रिक फॉर्म? स्टैंडर्ड आपके क्या होती है x - x1 अपॉन a = y - y1 अपॉन b = z - z1 अपॉन c। तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो उसमें बनाने के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले 6 कॉमन ले लूंगा, तो x - 1/3, हाँ 3 कॉमन ले लूंगा तो y + 1/3
और 2 कॉमन ले लूंगा तो z माइनस 1, लेकिन इस फॉर्म में है नहीं, तो क्या करूँ, आपका x माइनस 1/3 अपॉन आपका क्या है 1/6 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस 1/3 अपॉन 1/3 इज इक्वल टू z 6 और ये 1/2। तो ये क्या जाएगी आपकी डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे, तो डीसीएस इनके स्क्वायर से आपका डिवाइड करके डीसीएस आ जाएगी। लेकिन मुझे वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो डायरेक्शन रेशियो तो प्रोपोर्शनल ही होते हैं ना, तो प्रोपोर्शनल तो कुछ भी कर लो, तो बेटर है कि इनके एलसीएम से क्या कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको वही बोल सकता हूँ x माइनस 1/3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ माइनस 1/3 अपॉन आपका क्या है 2 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 3। क्या ऐसा लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे आपका क्या है 1 2 3 क्या आ जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे डीसीआर डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। तो डीसीआर से निकाल सकते हो, डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। 1 2 3 आपका ये डायरेक्शन रेशियोज है। अच्छा, और फिक्स पॉइंट ए पॉइंट क्या जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/3 और आपका क्या होगा 1 ही हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो इस फॉर्म में निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा भी आपको कर सकते हो कर लोगे। क्योंकि क्वेश्चन एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, जेई में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस फॉर्म में दे रखी 2 लाइन की इक्वेशन, उनके बीच में एंगल। मैं कराऊंगा वो, आज भी कराऊंगा। ये सारे होमवर्क है, इजी इजी से क्वेश्चन है। 2-4 और होमवर्क देता हूं मैं इजी इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी की प्रैक्टिस है। डे 3 पूरा कर सकते हो, डे 3 पूरा कर सकते हो। डे 3 में अच्छा डे 3 में शॉर्टेज डिस्टेंस आ रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। डे 1 डे 2 डे 2 पूरा कर लो और डे 3 में शॉर्टेज डिस्टेंस के अलावा बाकी पूरा कर लो। डे 3 में शॉर्टेज डिस्टेंस के अलावा बाकी पूरा कर लो। टॉपिक बचा दिए ना, अभी टॉपिक बाकी है, अभी जब पढ़ लेते हैं। स्ट्रेट लाइन बची है, इसके बाद प्लेन बचा है, प्लेन 1.5 लेक्चर लेगा। प्लेन और लाइन बची है, स्पेयर बचेगा साइड में। हाँ स्पेयर तो है नहीं सिलेबस में, फिर भी बताना तो पड़ेगा। नहीं सिलेबस में भी नहीं है, 2009 से हटा दिया है, लेकिन क्या बुक्स में अपने मॉड्यूल में हर जगह पे दे रखा है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आधा घंटा लगेगा, क्वेश्चन कर लेंगे बस। इक्वेशन नहीं, सिर्फ बेसिक इक्वेशन थ्योरी पढ़ाऊंगा। हाँ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में होमवर्क है, सारे होमवर्क है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A 3, 4, -7 एंड B 1, -1, 6। सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए दे रहा हूं, बाकी कुछ नहीं करना घर पे। एंड ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। कुछ बताना नहीं है मुझे। चौथा क्वेश्चन, find the vector and Cartesian equation of straight line passing through point -2, 4 and -5, -2, 4 and -5 and parallel to given line x/3 + 1 y -4/5 z + 8/6। अब ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो लाइन के पैरेलल है मतलब इस लाइन से क्या जाएगा डायरेक्शन रेशियो, तो उससे डायरेक्शन रेशियो आ जाए, पॉइंट आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। कुछ नहीं करना। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन बनते भी यही है, इस पे क्वेश्चन बनते भी यही है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आगे बनेंगे और अच्छे क्वेश्चन भी। मिक्स क्वेश्चन इसका जो टॉप बनता है वो एक ही बनता है, मिक्स वाला क्वेश्चन। प्लेन लाइन का मिक्स हो गया, पैरेलल मूव करवा दे, बस इसी टाइप के डिफिकल्ट बनेंगे, बाकी नहीं बनेंगे इसमें। 5th
फाइंड द पॉइंट्स वेयर लाइन x प्लस 2/3 is equals to y minus 3/-2 is equals to z/1 intersect xy yz है एंड zx प्लेन। बताओ क्या बोल रहे हो? वो दिया हाँ उसमें हम ये जो लाइन सेकंड लाइन दी है उससे डीसीएस निकाल के बाद में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये इससे डीसीएस निकल जाए, पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन से डीसीएस हो जाएगी, ये पॉइंट से पास होगी बस डायरेक्टली। अच्छा अब ये कैसे निकालोगे? एक्स वाई जेड एक्स उस पे पॉइंट निकालने। हाँ x0 और y0 पे लंबा है और z0 नहीं है। इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे निकालना आपका क्या, मुझे निकालना है जेड एक्स प्लेन पे निकालना है, जेड एक्स प्लेन पे निकालना है तो इस केस में y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। तो इस केस में क्या रख सकता हूं आपका x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0 माइनस 3/-2 इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा आपका z/1। तो मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या जाएगी x प्लस 2/3 इज इक्वल टू -3/2 -2 माइनस कैंसिल। तो इससे क्या जाएगा x की वैल्यू क्या जाएगी 9/2 -2 तो x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/2। सिमिलरली y की वैल्यू हो जाएगी, कर लोगे ना 5/2। हाँ जो भी है मतलब ऐसा ही होगा। ये जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? अनसिमेट्रिक फॉर्म होगी वहां पे जरूरत पड़ेगी छोटी छोटी चीजों की। तो वैसे ही आपको क्या करना है, सिमिलरली जेड एक्स प्लेन के लिए आपका क्या है y0, एक्स वाई प्लेन के लिए z0। एक्स वाई प्लेन का तो डायरेक्ट ले जाएगा z0 मतलब ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो x की वैल्यू तो क्या जाएगी आपकी -2 और y की वैल्यू क्या जाएगी 3। तो आपका क्या है कौन सा हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन पे, तो पॉइंट क्या आ जाएंगे आपके पास -2, 3, 0। ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि z0 हो रहा है तो z0 है तो z के इक्वल रख दोगे, इनकी वैल्यू तो x और y की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन बाकी सब में निकालने में थोड़ा सा जोर आएगा, जोर तो क्या आएगा बराबर करना ही है। नेक्स्ट टॉपिक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। ये भी हम पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, वेक्टर में पढ़ चुके, सेम ही है, वेक्टर में पढ़ चुके हैं, सेम ही है, बस लिखना ही है। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस क्या करना है? सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर, ये पहली लाइन होगी। और दूसरी आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 पॉइंट प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये दूसरी इक्वेशन होगी। दो इक्वेशन हो जाएगी। अब दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल क्या होगा? इसकी डायरेक्शन होगी वो b वेक्टर से डायरेक्शन दे जाएंगे, b1 वेक्टर से। इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या होगी? b2 वेक्टर से डायरेक्शन दे जाएंगे ना। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल नहीं होगा वो एक्चुअली इन दोनों बीच लाइन के होगा। तो मैं बोल सकता हूं एंगल बिटवीन बोथ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स लाइक। तो इन दोनों के बीच का एंगल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या आपका cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 और मैग्नीट्यूड ऑफ b2। कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सेम टू सेम वही है। हाँ पावर सेम मतलब r तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना मेरे भाई। r तो मतलब एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, r तो एक्स वाई जेड है। नहीं R1 R2 नहीं, R से ही रिप्रेजेंट करते हैं लाइन को, R से। तो लाइन तो एक्स वाई जेड होता है ना बाबू, ये तो एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड को तो R से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन की इक्वेशन को R से लिखते हैं। वहां पे प्लेन होगा तो उसको भी R से लिखेंगे हम लोग, प्लेन को भी R से लिखेंगे क्योंकि वो तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएगा ना आपका। वो R किस लिए बता दिया जाता है? एक्स वाई जेड बताने के लिए। मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट का होगा।
इसकी आर से डिनोट करते हैं, ये पहली वेक्टर, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इसको डिनोट आर से करते हैं। हाँ बाबू, हाँ तो वो डायरेक्टली सब बता दो। हाँ डायरेक्टली डीसीएस, डायरेक्टली ये आपका क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म। दूसरा डायरेक्टली इसीलिए कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी होगी। सिमेट्रिक फॉर्म में क्या दे रखी है, मान लो आपके इस केस में दे रखी है x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। और x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ये आपके क्या इक्वेशन ऑफ टू लाइन। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल बिटवीन बोथ लाइंस इज गिवन बाय cos थीटा। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, a1 a2 प्लस b1 b2। फोर्स डीसीएस देने की, तो डीसीएस की हेल्प से निकालेंगे हम लोग, क्यू वेक्टर फॉर्म निकालेंगे हम लोग, c1 c2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म परपेंडिकुलर आते ही है, लिख लेना खुद से। ये टॉपिक आई थिंक तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं सेम सेम वेक्टर के बाद से, क्योंकि हर बार यही आ रहा है, एंगल सेम ही है। प्लेन के बीच में भी यही होगा। प्लेन के बीच में क्या होगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर हो जाएगा। प्लेन और लाइन के बीच में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लेन की डायरेक्शन क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होती है, लाइन की उसी लाइन में होगी, तो उस केस में साइन थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी। कर लोगे, मैं वैसे हेडिंग डाल दी, आपको ऑलरेडी आता ही है। पैरेलल कब होगी, जब a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 पैरेलल है। और परपेंडिकुलर कब होगी, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 परपेंडिकुलर। क्वेश्चन लिख लो। वो तो वही पहले वाला सेम 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 सेम, इसी से कोस थीटा। ये तो खुद से लिख लोगे, लिख लेना। होमवर्क, इसमें कुछ बताना है नहीं मुझे। पहला, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर्स ऑफ लाइन। पहला पेयर है आपका आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लेमड़ा 3i प्लस 2j प्लस 6k, एंड दूसरा वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। कुछ नहीं करना, दोनों वेक्टर के बीच के इक्वेशन निकाल देना। सेकंड क्वेश्चन, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z अपॉन 1 एंड x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 8। कर लोगे, कुछ नहीं करना इन दोनों में, कुछ भी नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन, हो जाएगा ना, बहुत आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस से। सेकंड क्वेश्चन, एक और दो, एक वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the lines, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस, मतलब AIEEE में जो होते थे ना वैसे पूछे जाते थे।
1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड विचित्र कहाँ आंसर आता है, उल्टा पुल्टा करके दिया होता है। 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5 आर एट राइट एंगल। बन जाएगा एक राइट एंगल मतलब दोनों का परपेंडिकुलर। चलो ये क्वेश्चन मेंस में 2 बार आया हुआ है अलग अलग फॉर्म में, इसी टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका क्या जेईई मेंस का क्वेश्चन है। फाइंड द कंडीशन, 4 ऑप्शन दिए हुए थे कंडीशन की फॉर्म में। इफ लाइन्स x वेक्टर इज इक्वल टू ay प्लस b एंड z इज इक्वल टू cy प्लस d एंड x is equals to a dash y plus b dash and z is equals to c dash y plus d dash are perpendicular to each। निकाल दो, ये मेंस का क्वेश्चन है। इक्वल टू a plus b। अब वो मुझे नहीं पता, बस इस फॉर्म में आप सोचो तुम कैसे निकलेगी इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ, ये दोनों मिला के एक लाइन की इक्वेशन है दोनों। तो बस यही तो है। घर वालों बच्चों कुछ कर रहे हो तुम लोग या फिर बैठे हो सिर्फ पढ़ रहे हो ना हम लोग? वेरी गुड साक्षी, बहुत अच्छी बच्ची है। शाबाश, आंसर बता फटाफट। आया आंसर? कल मोटिवेट होके गई है तो थोड़ा सा जोश तो दिखना चाहिए, 1-2 दिन तो दिखेगा। नहीं, साक्षी यूजुअली अच्छी तो है पढ़ने में, पता नहीं वो एकदम डाउन कैसे हो गई। साक्षी थी तुम्हारे, राजवी थी, रिद्धि थी, एटलीस्ट ये मुझे लगता है कि ये अच्छी थी पढ़ने में। हाँ। तुमने या उसने? तुम्हें टेंथ में उसको क्यों? दिग्विजय कृष्ण, क्या कृष्ण का नहीं आएगा तुम्हारी क्लास का है? सबका उद्धारक। हाँ एक बार देखने प्लान बना तो मैं आपको बता दी चला वो। कोई बात नहीं ना, देखो चीटिंग वीटिंग तो कुछ क्या ही बोलो मैं। ठीक है, मेमोरी है, याद रहेगी, अच्छी बात है। लड़की बैठी उसको कोई पढ़ लेना पड़ेगा। हाँ, और वो सेकंड आ गई इसके साथ साथ नहीं तो इसमें सारे नहीं बताया ना, ये भी शायरा था ना। कौन कौन? अरे अरे उधर। हाँ आंसर है बच्चों, आंसर 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 आंसर। संभवी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 1 खा गए तुम, थोड़ा सा दोबारा से चेक कर। काफी टाइम ले लिया। क्या आंसर? बस बिल्कुल सही आंसर। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे a और y की 2 टर्म्स है, मतलब इससे टाइम ऊपर हो गया क्या? नहीं अभी तो है।
तो इसका मैं बोल सकता हूँ x माइनस बी अपॉन इज इक्वल टू ए वाई, मतलब आपका क्या बोल सकता हूँ x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन 1। और दूसरी आपकी क्या इक्वेशन z माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू वाई अपॉन 1। अब ये दोनों y अपॉन 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब पहली जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस डी अपॉन सी। तो इसके DCR क्या आ जाएंगे आपके पास, A1 एंड C। तो सिमिलरली दूसरी में बोल सकता हूं सिमिलरली ये क्या बनेगी, x माइनस बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस डी डैश अपॉन सी डैश। तो इसके DCR, ये DCS नहीं है, DCR ही है, तो a डैश 1 एंड सी डैश, और चूंकि बोथ आर परपेंडिकुलर तो इसका मतलब क्या होगा, ए डैश प्लस 1 इंटू 1 प्लस सी डैश इज इक्वल टू 0। मतलब आंसर क्या था, ए डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू माइनस, ये आंसर है। और ये क्वेश्चन आपका आईटी में आया हुआ है मेंस में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं शायद। एक क्वेश्चन और लिख लो, लास्ट टाइम हो गया। वैसे ये भी नहीं बना, एक और लिख लो लास्ट। ये चैप्टर आसान है यार, वेक्टर 3D कितने अच्छे तो लग रहे, तुम बस मेहनत नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो। बस मतलब नहीं कि वेक्टर 3D को तुमने टाइम ही नहीं दिया। हाँ चाहिए ना सर, एक चीज को तो दूसरी चीज छूट जाती है यार। अब उस प्रोबेबिलिटी का टाइम दिया था, हाँ क्वालिटी का दिया था, पीएनसी प्रोबेबिलिटी का टाइम भी दिया था, ये कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन मेरी नेक्स्ट क्लास है। फाइंड द acute angle between lines x minus 1 upon L is equals to y plus 1 upon m is equals to z upon n, and x plus 1 upon m is equals to y minus 3 upon n is equals to z minus 1 upon L, where L is greater than M is greater than N and L M N। ये देखो पता है क्या बात है, कंफ्यूज करते हैं जी में, क्या करते हैं यूजुअली स्टूडेंट क्या सोचते हैं, एल एम एन में आपके क्या है डायरेक्शन कोसाइंस होती है, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आपको 0 कर देते हैं। लेकिन क्या करते हैं ये एग्जाम में 1 कर देते हैं, एग्जाम में क्या करते हैं एल एम एन की फॉर्म में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए देता है। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन है तो उसके हिसाब से करेंगे, तो वो गलती नहीं करनी। लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, एल एम एन आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4। तो इससे क्या करूंगा, आपका क्यूबिक इक्वेशन से l प्लस m प्लस n सम ऑफ रूट lm प्लस mn प्लस nn प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ l इंटू m इंटू n प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ पे क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल निकालना, मतलब वो चीज कहीं की जरूरत पड़ेगी, ठीक है कर लेना सारी चीज में। ठीक है,
तो ये स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया। अब स्ट्रेट लाइन के एक दो मिक्स क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, 2-3 मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन के। देन उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम करेंगे स्ट्रेट लाइन के मिक्स क्वेश्चन, शॉर्टेज डिस्टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है मेंस में, और शॉर्टेज डिस्टेंस के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इमेज और ये सारी चीज निकालना, वो ये इसमें नेक्स्ट टॉपिक में। देन उसके बाद एक लेक्चर लगेगा पूरा प्लेन की इक्वेशन में, प्लेन की 5 इक्वेशन, उन पे क्वेश्चंस करवाने में एक लेक्चर, और एक लेक्चर और मान के चलो कि 3 से 4 लेक्चर, 4 लेक्चर मान के चलो मैक्सिमम आपके बचे हैं। क्वेश्चन में n greater than m greater than का substitution जरूरत होगी कहीं, चेक करो कहीं जरूरत होगी, सोल्व तो कर। सिमेट्रिक फॉर्म तो प्लेन के साथ ही था। हाँ सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन वो तो प्लेन के बाद होगी। तो बच्चों कल मिलते हैं।